पढ़ने का अप्रोच बताऊंगा पहले। एक तो क्लास मेरी पहले, सबसे पहले आप अडॉप्ट करो कि भाई टीचर कैसे पढ़ाता है, हमें कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है भाई, कंपटीशन में आप जैसे पहली बार आ रहे हो, हमारे पास व्यापक अनुभव है। ठीक है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने से पहले मैं एसडीएम था। ठीक है, वहाँ से नौकरी छोड़ के आया हूँ। प्रशासन का भी अनुभव है, पढ़ाने का भी अनुभव है। तो आपकी तैयारी कैसे हो, क्योंकि आपको बनना क्या है, आपको सबसे बढ़िया बनना है। जो लोग कंपटीशन दे रहे हैं उनसे सबसे बढ़िया बनना है आपको। ऐसा तो नहीं कि भाई चलो ठीक है वो आगे है मेरे से, क्योंकि टॉपर एक ही बनेगा। और एक से लेके 500 अगर सीट है तो 500वीं रैंक तक के बाद आदमी बाहर हो जाता है। इसलिए कंपटीशन में आकाश की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, मैं आपको, आपने पॉलिटी पढ़ी है? नहीं पढ़ी ना? इकोनॉमिक्स पढ़ी है? हाँ ठीक है, मैं कोई बात नहीं। मैं आपको, जैसे मैंने ये कहा था, जैसे कल हिस्ट्री की बात आई, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, मैं हर सब्जेक्ट की बात करूँ तो आपके दिमाग का डर निकल जाए। एक्चुअली सिविल सर्विस को लेकर लोगों के दिमाग में डर बहुत रहता है। मैं डर निकालना चाह रहा हूँ कि भाई बिल्कुल कुछ नहीं, बहुत आसान चीज़ है ये, बहुत ही आसान है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका क्या होता है? भाई कोच का मतलब क्या होता है? कोच कोई मैदान में खेलेगा क्या, आपको खेलने का तरीका बताएगा, कैसे खेला जाता है। कोच और टीचर में अंतर ही है। टीचर तो बोलेगा ए फॉर एप्पल, हो गया। कोच बोलेगा नहीं, ए फॉर एप्पल कैसे होगा, बेटा आप करके देखो इसको। मैं आपको, इकोनॉमिक्स आपको टफ लगता है या आसान लगता है? पॉलिटी टफ लगती है, आसान लगती है? थोड़ा सा आप बैठे आराम से। मैं खाली खाली आपके दिमाग का डर निकालना चाह रहा हूँ। क्लास तो मैं आपको, ठीक है, आज थोड़ा कम टाइम है क्लास में, मैं क्लास आपको परसों से दूंगा, क्योंकि आज क्या मेरा टूर है, आगरा अभी जाना है ऑफिशियल टूर से। आगरा यूनिवर्सिटी है, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, तो वहाँ पर ऑब्जर्वर हूँ मैं। तो मैं आपको पॉलिटी पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। तो पॉलिटी कैसे पढ़ी जाती है, ध्यान से समझना, आराम से समझना, जहाँ नहीं आएगा वहाँ बता देना मुझे, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटिकल सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं? देखो बेटा, मैं पढ़ने का तरीका आपको बता रहा हूँ कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ रहे हैं आप। यहाँ दो वर्ड यूज किया गया है, एक तो पॉलिटिकल और एक सिस्टम। आपको पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? सिस्टम। और मैंने आपको बताया कि सिस्टम के तीन पार्ट हैं। सिस्टम आप साइंस में भी पढ़ते हैं, आर्ट में भी पढ़ते हैं। सिस्टम का एक पार्ट होता है स्ट्रक्चर। सिस्टम का क्या होता है? स्ट्रक्चर। एक सिस्टम का ऑब्जेक्ट होता है। कोई भी सिस्टम जब बनता है तो उसका एक, बिना किसी ऑब्जेक्ट के कोई सिस्टम नहीं बनता है। और तीसरा होता है इसका फंक्शन। क्या होता है? तो जब हम सिस्टम पढ़ते हैं तो सिस्टम के तीन पार्ट होते हैं। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, कोई भी चीज़ पढ़ोगे आप, ठीक है। जैसे हिस्ट्री की हम बात करें तो हिस्ट्री में क्या है? ऑब्जेक्ट है। कोई भी हिस्ट्री पढ़ने का ऑब्जेक्ट है। स्ट्रक्चर आपको पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक सारे सिस्टम दिखेंगे वहाँ पर, प्लस आपको कल्चर दिखेगा, ठीक है। तो जो दो हेड्स है, ठीक है, जब आप नोट्स बनाए पढ़ें तो दो हेड्स बनेंगे। प्री हिस्टोरिक एज, कोई सा भी एज हम लेंगे, उसका कल्चर क्या था। और कल्चर के दो पार्ट हो गए, आर्ट और साइंस। आर्ट और, भाई उस समय घर कैसे बनते थे, हुँ? उस समय पेंटिंग कैसे होती थी, कौन से कलर को यूज किया जाता था, ठीक है। यानी उनकी जो क्रिएटिविटी थी वो क्या थी, उस समय के लोगों की क्रिएटिविटी क्या थी। साइंस में उन्होंने क्या क्या किया, चिकित्सा में क्या किया, फिजिक्स में क्या किया, केमिस्ट्री में क्या किया, ये सारी की सारी चीज़ें क्या पढ़ेंगे आप। तकनीक में उन्होंने कौन कौन से प्रयोग किए, कौन कौन सा आविष्कार किया। फिर जब आप आओगे तो उनका पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो कैसा था, राजा के क्या क्या अधिकार थे, हैं, नीति कौन बनाता था, विधायिका थी कि नहीं थी, ठीक है, कार्यपालिका थी कि नहीं थी। फिर इकोनॉमिक सिस्टम में आओगे तो ट्रेड कैसा होता था, उत्पादन किस चीज़ का होता था, सिक्के कैसे चलते थे, वित्त व्यवस्था कैसी थी, ये तो पढ़ते हो आप। फिर आप सोशल सिस्टम में आओगे तो एजुकेशन सिस्टम कैसा था, समाज में जाति व्यवस्था थी कि नहीं थी, महिलाओं की स्थिति क्या थी,
शूद्रों की स्थिति क्या थी, ठीक है भाई, यही तो पढ़ते हो आप। इसी हेड्स में आपके सारे नोट्स बनते चले जाएंगे, ठीक है। अब जैसे हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात किया तो हमने कहा एक तो इसका क्या होगा, एक क्या होगा, एक क्या होगा, तीन में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पॉलिटिकल मतलब राज व्यवस्था, राज व्यवस्था, राज हिंदी में क्या लिखते हैं, राज, और इंग्लिश में पॉलिटिकल, राज व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम। ये जो पॉलिटिकल है या जो राज है इसके दो पार्ट होते हैं, ध्यान दीजिए आप। जब हम किसी राज की बात करते हैं, राज, तो इसके इट हैव कंसिस्ट बाय टू पार्ट्स। इसके दो पार्ट होते हैं। इसका पहला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं नेशन। आपने नाम सुना है नेशन, राष्ट्रवाद है, बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है ऐसे बोलते हैं, कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी है, हम राष्ट्र के हैं ऐसे। और दूसरा शब्द होता है स्टेट। क्या होता है, स्टेट का मतलब ये मत समझना कि यहाँ बिहार की बात हो रही है या यूपी की बात हो रही है या राजस्थान की बात हो रही है, नहीं, वो अलग चीज है। यहाँ भारत की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, भारत। तो हमने दो शब्द यूज किया, नेशन और स्टेट। कोई समस्या तो नहीं। हम सबसे पहले समझ लें नेशन क्या होता है, फिर समझ लें स्टेट क्या होता है, तभी तो हम समझ पाएंगे कोई चीज। हम बात करते हैं किसकी, नेशन की। किसकी, नेशन। नेशन एक इमोशनल यूनिट होती है। क्या होती है, अगर आपसे कोई पूछे कि नेशन क्या है तो आप क्या बोलेंगे, एक इमोशनल यूनिट है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, दिमाग में बिठा लेना, नोट्स वोट्स मैं बता रहा हूँ उसको, इमोशनल यूनिट। हम भारत के नागरिक हैं, हम भारतीय हैं, तो भारतीयता की भावना है वो क्या है, भारतीयता की भावना क्या है, इमोशन है ना। और इमोशन कहाँ से आता है, इमोशन आता है हमारी संस्कृति से। कहाँ से आता है, कल्चर से। कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, उसका कोई भी इतिहास हो, लेकिन सभी क्या है, भारतीय, इंडियन, क्या है, भारतीय। तो नेशन क्या है, इमोशनल यूनिट। और जिस किससे बनता है, कल्चर से। किससे बनता है, कल्चर। किससे बनता है ये, भाषा, लैंग्वेज। किससे बनता है, कास्ट। ये सब फीलिंग है कि नहीं है। हम हिंदू हो, वो मैं अभी बता दूंगा। एक कल्चर के कई सारे पार्ट होते हैं, मैं अभी उस पर चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इतिहास, भूगोल, हर चीज आपस में जुड़ा हुआ है। कल्चर का हमने वर्ड यूज किया था ना, तो कल्चर, ठीक है, कल्चर, लैंग्वेज, ठीक है, रीजन, कोई भी क्षेत्र, कोई भी इतिहास, कोई भी प्रजाति, ठीक है, सबको मिला के क्या बनता है, राष्ट्र। जैसे 1947 में भारत का विभाजन पता क्यों हुआ था, क्योंकि भारत में दो राष्ट्रवाद का सिद्धांत जो अंग्रेजों ने 1905 में लागू किया था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। बाई नेशन थ्योरी, दो राष्ट्रवाद का सिद्धांत क्या था, हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं, दोनों के हित अलग अलग हैं, दोनों की भाषाएं, दोनों की संस्कृतियां, ठीक है, दोनों के पहनावे उड़ावे अलग अलग, इसलिए दोनों का इंटरेस्ट भी अलग अलग है और दोनों एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि दोनों का हित टकरा रहा है, दोनों की संस्कृतियां टकरा रही हैं। सांप्रदायिक दंगे क्यों होते हैं, जब ये भावना आती है तभी तो होते हैं सांप्रदायिक दंगे। तो मेरे कहने का मतलब केवल ये है कि राष्ट्र एक भावनात्मक इकाई है। राष्ट्र कमजोर कब होता है पता है, अगर जातिवाद की भावना बढ़ जाए, धार्मिक अलगाव बढ़ जाए, क्षेत्रवाद की भावना बढ़ जाए तो राष्ट्र क्या होगा, फट जाएगा। जैसे असम में पहले एक नारा लगता था, भारत माता डायन है, असम माता पहले, भारत माता डायन है, ठीक है। कभी कोई महाराष्ट्र में मराठी
ठीक है, कभी कभी तमिलनाडु में, तो जहां क्षेत्रवाद मजबूत होगा, भाषावाद मजबूत होगा, धार्मिक जातिवाद मजबूत होगा, राष्ट्र का क्या होगा, विभाजन हो जाएगा। क्योंकि भारत में विविधता में एकता है। विविधता का मतलब समझते हैं, अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग धर्म, अलग अलग इतिहास, अलग अलग प्रजातियां, लेकिन सभी के सभी क्या हैं, भारतीय। तो भारतीयता क्या है, राष्ट्र है। क्या है? अब आपसे कोई अगर पूछे राष्ट्र क्या है, तो क्या बोलोगे? एक जिसमें क्या क्या शामिल होता है, कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, एक्सेट्रा। अब थोड़ा सा मैं कल्चर की बात कर दूं। संस्कृति, संस्कृति मैंने क्या बोला, आपका मानसिक पक्ष है। क्या है? किसी भी व्यवस्था का मानसिक पक्ष क्या होता है, जो मेंटल साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, संस्कृति। और संस्कृति के दो भाग हैं, आर्ट और साइंस। देखिए संस्कृति जो होती है, ठीक है, वो आर्ट और साइंस है। आपकी सोच क्या है, आप कितने तार्किक हैं, कितने व्यवहारिक हैं, कितने भावनात्मक हैं, यही तो है। और जिस भाषा में जिस भाषा में इसकी अभिव्यक्ति होती है, कोई भाषा तो होगी आपकी। जैसे हिंदू लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। मुसलमान क्या बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं। क्रिश्चियन क्या बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। तो जिस भाषा में किसी संस्कृति की एक्सप्रेशन होता है, व्हेन लैंग्वेज यूज बाय ए कल्चर टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, दिस इज लैंग्वेज। क्या होता है ये भाषा है। भाषा क्या, समझा गई बात? और जो इस संस्कृति जिस मूल सिद्धांतों पर आधारित होती है, फंडामेंटल प्रिंसिपल, कोई भी कल्चर जिस फंडामेंटल प्रिंसिपल पर आधारित है, भाई आपकी सोच किसी सिद्धांत पर आधारित है कि नहीं है, सिद्धांतहीन तो नहीं आप। तो जिस फंडामेंटल प्रिंसिपल पर आधारित होती है उसको बोलते हैं धर्म। क्या बोलते हैं? तो रिलीजन क्या है, समझ में आ गई बात? व्हेन ए कल्चर इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल, दिस इज रिलीजन। धर्म की परिभाषा समझ आ गई? ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि हर चीज आपस में मिला हुआ है। तो धर्म क्या है, किसी संस्कृति का फंडामेंटल प्रिंसिपल। क्लियर? संस्कृति की अभिव्यक्ति किसमें होती है, लैंग्वेज। ठीक है। अब इसके बाद वो संस्कृति जो है कहीं तो लिखी जाएगी, कहीं तो सुरक्षित की जाएगी। हिंदू संस्कृति, मुस्लिम कहीं तो लिखी गई है। जो लिखा जाता है संस्कृति में, तो संस्कृति के दो पार्ट हैं, एक तो जो साबित हो सकता है, एक साबित नहीं हो सकता, विज्ञान और कला। तो उसको बोलते हैं लिटरेचर। क्या बोलते हैं, साहित्य। समझ रहे बात? तो लैंग्वेज क्या है, लिटरेचर क्या है, जिसमें उस संस्कृति को लिपिबद्ध किया जाता है, लिखा जाता है, वो साहित्य है। और जिस भाषा में लिखा जाता है, अभिव्यक्ति होती है, वो क्या है, लैंग्वेज है। और जो इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो क्या है, रिलीजन है। जो लोग उसको मानते हैं उनका धार्मिक और जातीय विभाजन हो जाता है। ये भला धर्म को मानने वाले लोग हैं, भला जाति को मानने वाले लोग हैं। अब क्लियर हो गया आपको? संस्कृति समझ आ गई बात? और वास्तव में नेशन का निर्माण किससे होता है, कोई समस्या तो नहीं? नेशन इज इमोशनल यूनिट आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। लैंग्वेज तो उसी का पार्ट है। राष्ट्र समझ में आ गई बात? राष्ट्र क्या है, नेशन इज ए इमोशनल यूनिट बेस्ड ऑन कल्चर, एंड कल्चर कंसिस्ट बाई इट्स वेरियस पार्ट लाइक रिलीजन, लैंग्वेज, लिटरेचर, साइंस, टेक्नोलॉजी, एक्सेट्रा। क्लियर? कोई समस्या तो नहीं राष्ट्र को समझने में? भारत के राष्ट्र के सामने सबसे बड़ा खतरा क्या है, मेंस का प्रश्न आ गया। राष्ट्र के सामने देखो, अगर भारतीयता मजबूत होगी तो जातिवाद, धर्मवाद, सांप्रदायिकता, ये सब क्या होंगे, कमजोर होंगे। क्षेत्रवाद कमजोर होगा। और अगर ये सब मजबूत होने शुरू हो गए तो राष्ट्र कमजोर हो जाएगा। समझ आ रही बात? अब इसी पर आपको निबंध लिखना है। आ गया दिमाग में? लिखना पड़ रहा है क्या कहीं पर? आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं किसकी, स्टेट। क्योंकि पॉलिटिकल में दो चीजें शामिल होती है, नेशन और स्टेट। राज, इसको हम क्या बोलते हैं, राज्य। राज और राज्य में अंतर है। राज्य एक बड़ा शब्द है, पॉलिटिकल एक बड़ा शब्द है।
और उसका एक पार्ट होता है राज्य। आगे बढ़े, चलिए देखिए, जब हम राज्य की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, तो स्टेट एक फिजिकल यूनिट है। क्या है? राष्ट्र तो, नेशन तो केवल फील होता है, हम भारतीय हैं, गर्व है, लेकिन राज्य दिखता है। क्या होता है? बिकॉज इट इज फिजिकल यूनिट। ठीक है, फिजिकल यूनिट है। और जब फिजिकल यूनिट है तो इसके कुछ पार्ट होंगे। इस फिजिकल यूनिट की सबसे बड़ी विशेषता है, इसके पास क्या होता है? इसके पास गवर्नमेंट होती है। क्या होती है? सरकार होती है। बताऊंगा सरकार क्या होती है। ठीक है, इसके पास एरिया होता है। क्या होता है? जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक एरिया है कि नहीं है? असम से लेके वहां तक एरिया है। इसके बाद इसके पास होती है पॉपुलेशन। क्या होती है? जनसंख्या। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्टेट क्या है तो क्या बोलोगे आप? ठीक है, अब वही बात सामने आ गई। कल इतिहास पढ़ रहे थे ना आप, बिना इतिहास पढ़े हुए पॉलिटी कैसे पढ़ोगे आप? नहीं पढ़ सकते ना, क्योंकि राज्य को भी समझने के लिए आपको कल्चर और सिविलाइजेशन को समझना जरूरी होगा। तो गवर्नमेंट होगी, एरिया होगा और पॉपुलेशन होगा। चलो, एरिया और पॉपुलेशन तो समझ आ गई। जो हमारे नागरिक हैं वो कौन है? पॉपुलेशन है। और एरिया भी आपको समझ आ गया कि भाई कश्मीर से कन्याकुमारी तक एरिया हो गया। बट इसको समझ लीजिए आप, गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है। अगर आपसे कोई पूछे कि गवर्नमेंट क्या है तो क्या बोलोगे आप? एक इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट। ठीक है, जो किससे बनता है? ये बनता है अथॉरिटी और लॉ से। किससे बनता है? अथॉरिटी एंड लॉ। अगर आपसे कोई पूछे कि सरकार क्या है तो क्या बोलोगे? इंस्टीट्यूट है जो किससे बना हुआ है? अथॉरिटी एंड लॉ। और गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट का काम होता है नेशन और स्टेट को चलाना, यानी हमारी राज्य व्यवस्था को चलाना। सरकार का काम समझ में आ गई बात? सरकार का काम है कि पॉलिटिकल सिस्टम को ऑपरेट करना, फिर राज्य व्यवस्था को चलाना। और सरकार किससे बनती है? अथॉरिटी एंड लॉ। इसको समझा रहा हूं मैं। अथॉरिटी क्या होती है? लेजिटिमेसी ऑफ पावर, यानी जो पावर होता है, इसको अगर कानून का साथ मिल जाए तो क्या बन जाएगी? बिल्कुल, आपको यही बोलना है कि अथॉरिटी इज ए पावर रिकॉग्नाइज बाई और लेजिटिमेसी। अब मैं, क्योंकि पावर क्या है, अभी इस पर बात करना पड़ेगा। पावर क्या होती है? पावर होती है गिव ऑर्डर एंड ओबीडियंस टू इट। आदेश देना और उसका पालन करवाना क्या है? पावर एक कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। पावर क्या है? एक क्षमता है। और उसको कानून का साथ मिल जाता है तो क्या बन जाती है? पावर को लेके कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अरे ये बहुत पावरफुल आदमी है। पावरफुल का मतलब क्षमता वाला आदमी है, कुछ करने की क्षमता है उसके पास। और अगर उसको कानून का साथ मिल गया तो क्या बन गया? पावर तो बहुत लोगों के पास हो सकता है, लेकिन अथॉरिटी, अगर आप आरएस बन गए, सॉरी आईएएस बन गए, तो आपके पावर को किसने रिकॉग्नाइज कर लिया? लॉ ने। आपके पास क्या आ गया? अथॉरिटी आ गई। तो अथॉरिटी तो ऑब्वियस है सरकार में आएगी, क्योंकि सरकार को ही तो कानून का समर्थन है। तो पावर को जैसे ही लॉ का समर्थन मिलता है क्या बन जाती है? अथॉरिटी। और एक चीज ध्यान दीजिए, अथॉरिटी कई तरह की होती है, लेकिन एक सर्वोच्च अथॉरिटी होती है। क्या होती है? सुप्रीम अथॉरिटी। क्या होती है? तो जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है, सुप्रीम अथॉरिटी, इसका नाम पता क्या होता है? इसको बोलते हैं सॉवरेंटी। क्या बोलते हैं? संप्रभुता। क्या बोलते हैं? सॉवरेंटी। क्या बोलते हैं? सुप्रीम अथॉरिटी को क्या बोलते हैं? सॉवरेंटी, संप्रभुता। सुनते हैं ना, भारत एक संप्रभु देश है। सुनते नहीं सुनते? सुप्रीम
अथॉरिटी भारत के पास है। 1947 से पहले और 47 के बाद में क्या अंतर आया? 1947 से पहले जो हमारी सुप्रीम अथॉरिटी थी वो किसके पास थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास थी, ब्रिटिश सरकार के पास थी। तो हम लोग क्या थे? गुलाम थे। गुलाम देश होना और स्वतंत्र देश होने में क्या अंतर है? अगर सुप्रीम अथॉरिटी हमारे पास है, हमारे देश के पास है, तो हम स्वतंत्र हैं, और सुप्रीम अथॉरिटी किसी और देश के पास है तो हम रटना तो नहीं पड़ रहा ना कहीं, है? क्लियर? अब एक चीज ध्यान दीजिए, यही सुप्रीम अथॉरिटी अगर सरकार के पास हो तो ऐसे देश को, ऐसी सरकार को क्या बोलते हैं? तानाशाही सरकार, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, डिक्टेटर गवर्नमेंट। सुनते हैं ना तानाशाही? मोदी तानाशाह है, सही है गलत? इंदिरा गांधी तानाशाह थी? नहीं, आप सिविल सर्वेंट है, आप बताओगे ना, किसी के कहने से क्या मतलब है? ध्यान दीजिए, इस सरकार को बनाने का अधिकार किसके पास है? जनता के पास है कि नहीं? जनता चुनती नहीं चुनती है? और हटाने का अधिकार जनता के पास है। फिर जब चाहो, बिहार में नीतीश कुमार बैठे हैं, चुनोगे, हट जाएंगे? नहीं, भाई तो भी अंतिम पावर किसके पास है? अंतिम अथॉरिटी किसके पास है? फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास है? जनता के पास है ना। तो जिस पॉलिटिकल सिस्टम में फाइनल अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी जनता के पास होती है, उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अब समझ आ रही बात, नहीं आ रही? और अगर वो सरकार के हाथ में हो तो क्या बोलते हैं? तानाशाही या ऑटोक्रेटिक या डिक्टेटरशिप। कोई समस्या तो नहीं? क्या भारत में लोकतंत्र खतरे में है क्या? भारत में लोकतंत्र खतरे में तब आएगा जब सुप्रीम अथॉरिटी सरकार के पास चली जाए जनता से। सिद्धांत में तो ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन व्यवहार में आपने अभी क्या कहा? 5 साल तक सरकार मनमानापन करती है? तो जब आंसर लिखने बैठोगे तो कैसे लिखोगे आप? इस सिद्धांत में तो भारत में लोकतंत्र को कोई खतरा, लेकिन जिस तरह चुनाव में धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह सरकारों की जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी घटती जा रही है, उससे व्यवहार में लोकतंत्र के सामने बहुत सारे खतरे। दिमाग में आंसर आ गया, नहीं आ गया? रटना पड़ रहा है क्या बेटा? ऐसे ही मेंस लिखा जाता है, और यही आंसर हम लोग चेक करते हैं कि बच्चे ने लिखा है कि नहीं लिखा है। पढ़ने में मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है? आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, नहीं लग रहा है? बेटा, बेटा मैं एक 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 चीज ध्यान दीजिए आप। बुक्स कौन लिखते हैं? कितनी बढ़िया बढ़िया किताबें मार्केट में, तो आपको मैं बताऊं आपको, बुक्स किसी राइटर के विचार होते हैं, और कोई जरूरी नहीं कि आप उस राइटर से सहमत हो, ठीक है? तो मैं उम्मीद भी नहीं करता, और हो सकता है आप सहमत भी ना हो। सिविल सर्विस के जो आंसर होते हैं वो आपके विचार होते हैं, नहीं समझा? और आपने कितनी भी किताबें पढ़ी हो, पॉलिटी आपने भी पढ़ा होगा, बट अभी जब मैं चीजें आपको बता रहा हूँ तो थोड़ा अलग लग रहा है, नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? तो ये विचार अगर आपने लिख दिया और एग्जामिनर को लगा, मैं आपको बताऊं, आप सोचते होंगे एग्जामिनर बहुत पढ़ा लिखा आदमी होता, ऐसा नहीं होता। सिनेमा हॉल का दर्शक होता है, जब सिनेमा आपके सामने आती है, कोई मूवी आती है, एक मूवी, 2 मूवी, 3 मूवी, 4 मूवी आपने देखा, तो 4 मूवी देखने के बाद आपने क्या, गाने इसके बड़े अच्छे हैं, इसका डायलॉग बड़ा अच्छा है, इसकी स्टोरी बड़ी अच्छी है, तुलना करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। तो उसमें एक क्रम लगाएंगे नहीं लगाएंगे? देखो यार, इसकी तुलना में ये अच्छी है, इसकी तुलना में ये बुरी है, सबसे अच्छी, फिर लास्ट में क्रम लग गया। वही हाल होता है मेंस का आपके। हम कॉपी चेक करते हैं तो तुलना होती है। ये हम नहीं मानते कि किसी के पास 100% अच्छा नंबर है, किसी के पास 100% खराब नंबर है ना, तुलना करते हैं। वैसे ही एग्जामिनर क्या होता है, एक दर्शक होता है सिनेमा हॉल का, उसने सिनेमा बनाया नहीं है, उसके पास कोई आंसर नहीं होता है, लेकिन आपके आंसर को पढ़ने के बाद आप जाते हैं किसी नेता के भाषण में, तो क्या, अरे नेताजी ने बहुत अच्छा भाषण दिया यार, मजा आ गया सुन के। तो वैसे ही एग्जामिनर होता है, एग्जामिनर के पास कोई नॉलेज नहीं होता,
एग्जामिनर ये देखता है कि बच्चे ने क्या लिखा है, उसमें कितनी क्रिएटिविटी है, कितनी क्लियर समझ है, कितने कम शब्दों में उसे। आप कहीं जाते हो और आपने 2 लाइन में कोई चीज़ बोल दी, बड़ी से बड़ी बात, तो वो ज़्यादा प्रभावशाली है कोई आधे घंटे बोल रहा है। आपने कुछ नई बात बोली, तब लोग सुनेंगे, या वही घिसी पिटी बात। आप समझ आ गई बात कि आंसर में क्या चीज़ जरूरी होता है? कम से कम शब्दों में कुछ क्रिएटिविटी, ठीक है, चीजें बहुत क्लियर हो। आपसे राष्ट्र पूछा जा रहा है, आप कहानी लिख रहे हो, हमें कहानी से क्या मतलब? आप तो सीधा लिखो, इमोशनल यूनिट है, राज व्यवस्था का पार्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। इमोशनल यूनिट है जिसका मेन आधार क्या है? कल्चर है। कल्चर के कई पार्ट होते हैं, इतना लिख दो और क्या करोगे आप? आई बात समझ? तो सुप्रीम अथॉरिटी को क्या बोलते हैं? सॉवरेंटी। और सॉवरेंटी अगर जनता के हाथ में है तो डेमोक्रेसी, और अगर सॉवरेंटी सरकार के हाथ में है तो डिक्टेटरशिप, और यही सॉवरेंटी अगर किसी दूसरे देश के हाथ में है तो क्लियर। क्या कहा गया कि युद्ध विराम अमेरिका के कहने पर भारत ने किया, तो भारत की स्वतंत्र विदेश नीति है कि नहीं है? कि विदेश नीति स्वतंत्र है ना? तो वही बात तो कही जा रही है कि भारत, मोदी ने भारत को गुलाम बना दिया, बात तो कही जा रही है। अब ये तो आप डिसाइड करोगे ना कि भाई अमेरिका के कहने पे किया या खुद ही किया। अगर खुद किया तब तो हम सॉवरेन है, और खुद नहीं किया तो हम अमेरिका के गुलाम हो गए। अगर हमारी नीति गुलाम हो गई तो हम गुलाम हो गए, क्योंकि जो राज्य, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जिस पॉलिसी से चलता है उसको क्या बोलते हैं? राजनीति। पॉलिसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पॉलिसी। आगे सुने, तुम्हारा पॉलिटिकल सिस्टम जिस प्रोसेस से, जिस ऑब्जेक्ट से चलता है उसको क्या बोलते हैं? पॉलिसी। राजनीति, राज्य को चलाने वाली नीतियां, राजनीति। आगे बढ़े, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। सॉवरेंटी समझ आ गई बात? लॉ क्या होता है? लॉ हमारे बिलीव, विश्वास, क्या, और हमारे ट्रेडिशन। ट्रेडिशन क्या होते हैं? प्राकृतिक नियम। क्या होते हैं? नेचुरल लॉ। तो हमारे विश्वास, हमारा विश्वास क्या होता है? तर्क। हमारा विश्वास क्या है? तर्क। और हमारे ट्रेडिशन का मतलब हो गया प्राकृतिक नियम। तो नेचुरल लॉ प्लस लॉजिक्स का पार्ट होता है। क्या होता है? हाँ, जो लेजिस्लेचर बनाता है, कौन बनाता है इसको? विधायिका, संसद, विधानसभा। तो कोई भी लेजिस्लेचर जिसने हमारे बिलीव और हमारे ट्रेडिशन को रिकॉग्नाइज किया है, ये लॉ है। क्या है? कानून। कानून समझ आ गया? कानून क्या है? कानून हमारे विश्वास और परंपराओं का भाग है, बिलीव एंड ट्रेडिशन का पार्ट है। जिसको किसने बनाया? लेजिस्लेचर ने बनाया। यानी कानून को लेजिस्लेचर से पास होना जरूरी होता है, पहली बात। और दूसरी बात ये हमारे विश्वास और परंपराओं का भाग है। आगे बढ़े, क्लियर? अब कानून भी 2 तरह का होता है। फंडामेंटल, जैसे यहां पर आपने सुप्रीम अथॉरिटी की बात की, वैसे सुप्रीम लॉ किसकी बात की? जो किसी पॉलिटिकल सिस्टम का सुप्रीम लॉ है। कौन सा लॉ? उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? संविधान। तो संविधान क्या है? संविधान हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का सुप्रीम लॉ है। कोई समस्या तो नहीं? हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का जो सुप्रीम लॉ है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। अब सुप्रीम लॉ है तो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम किससे चलेगा? उसी से चलेगा। संविधान से चलेगा, नहीं चलेगा? तो अगर आपसे कोई पूछे संविधान क्या है, तो क्या बताओगे आप? सुप्रीम लॉ ऑफ द और पॉलिटिकल सिस्टम। अरे राजनीतिक व्यवस्था का जो सुप्रीम लॉ है वो
तो यहां से आपके दो शब्द आ गए, एक तो संविधान आ गया, क्या आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन, और एक क्या आ गया, सॉवरेंटी। कोई समस्या तो नहीं? सरकार क्या है, एक इंस्टीट्यूट है, हाँ, जो अथॉरिटी और लॉ से बनती है, और जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो सॉवरेंटी है, और जो सुप्रीम लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। आगे बढ़े, देखिए अब हम बात करते हैं जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसे बना है। यहां तक समझ आ गई बात आपको, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसे बना है? जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के तीन पार्ट हैं। हम सिस्टम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? इनपुट गया, आउटपुट आया, प्रोसेस से ये फीडबैक आया, बैलेंस बना। इसके तीन पार्ट है। नंबर एक ऑब्जेक्ट, क्या है? दूसरा है स्ट्रक्चर, और तीसरा है फंक्शन। जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं संविधान के, हमारे संविधान का कुछ तो, सॉरी, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम कुछ तो ऑब्जेक्ट होगा, है कि नहीं? किसी उद्देश्य को लेकर तो बनाया गया होगा, ऐसे तो नहीं बना होगा। तो जो हमारे संविधान, जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का ऑब्जेक्ट है, इसको बोलते हैं प्रियम्बल। क्या बोलते हैं? अब जैसे आपसे पूछा गया कि प्रस्तावना का क्या महत्व है, तो एक लाइन में आपका जवाब क्या आ गया? प्रियम्बल इज ऑब्जेक्ट ऑफ द आवर पॉलिटिकल सिस्टम। जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम है उसका ऑब्जेक्ट क्या है? बात तो समझ आ गया? प्रियम्बल हटा दिया गया तो आपका पूरा सिस्टम क्या हो गया? ऑब्जेक्टलेस हो गया। आगे बढ़े, कोई समस्या तो नहीं? ठीक है, अभी अभी कर रहे हैं बेटा, बैठे रहो 2 मिनट, चीजें समझ में आ रही है ना आपको? जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में राज्य व्यवस्था के बनाने के दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। स्ट्रक्चर या तो फेडरल होता है, कैसा होता है? फेडरल। फेडरल यूएस का है, अमेरिका का सिस्टम फेडरल है, वो बताऊंगा मैं अभी आपको। और या तो यूनिटरी, क्या होती है? मतलब जो स्ट्रक्चर होते हैं पूरी दुनिया में, जितने भी राज्य हैं, राज्य व्यवस्थाएं हैं, या तो फेडरल हैं या तो यूनिटरी हैं। जब हम लोग अपना स्ट्रक्चर बना रहे थे तो हम लोग पर बहुत विचार हुआ भाई इसको कैसे बनाया जाए। तो ये कहा गया कि कुछ विशेषता तो अमेरिका जैसी है भारत में, और कुछ विशेषता इंग्लैंड जैसी है। तो अमेरिका का सिस्टम क्या है और इंग्लैंड का सिस्टम क्या है? हम, हमारे यहाँ विविधता है, क्या है? विविधता है। तो विविधता होने के नाते, डाइवर्सिटी होने के नाते फेडरल सिस्टम बनाना जरूरी है। सारी संस्कृतियों को, सारी भाषाओं को कैसे आप रिप्रेजेंट दोगे? लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि विविधता के बाद भी हमारी एकता बनी रहे। तो हम लोगों ने स्पिरिट तो क्या रखा, आत्मा क्या रखी, लेकिन दिखाने के लिए हमने क्या किया, स्ट्रक्चर कैसा बनाया? तो हमारे राज्य व्यवस्था की आत्मा क्या है? यूनिटरी। और आप, मैं समझाऊंगा, अभी इतना समझ नहीं आएगा आपको, पहले शब्दों पर जाओ आप। कि हम लोगों ने दोनों के बीच की व्यवस्था बनाई है, किसकी बनाई है? दोनों के बीच की व्यवस्था, कुछ विशेषता इसके लिए और कुछ विशेषता। और इस नए सिस्टम का नाम इन्होंने क्या लिया? इस नए तरह की व्यवस्था को इन्होंने बोला यूनियन। क्या बोला? हम लोग क्या हैं? हम फेडरल नहीं है ना यूनिटरी हैं, हम क्या हैं? यूनियन है। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है? इन शब्दों को भूलना मत कभी, क्योंकि इसी पर सारा संविधान टिका हुआ है, ठीक है? जो दोनों के बीच में आता है। अब फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ हम सरकार की बात करते हैं। हमारा सरकार कैसा है? भाई राज्य को कौन चलाता है? सरकार चलाती है। तो जब सरकार बनाने की बात आई तो सरकार, दुनिया में दो तरह की सरकारें हैं। तानाशाही को छोड़ दीजिए आप, वहां जहाँ राजतंत्र है, मिलिट्री का शासन है, लोकतंत्र जो है, जहां जहां डेमोक्रेसी है, वहां पर दो तरह की सरकारें हैं।
एक तो अमेरिकन मॉडल है, कौन सा मॉडल? इसको हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं, क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अध्यात्मक व्यवस्था, अध्यात्मक व्यवस्था। और दूसरा है इंग्लैंड का मॉडल है पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था। तो दुनिया में सरकारें दो तरह की होती हैं, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। जब हम लोग आए तो हमने क्या बोला? हमने कहा भाई देखो, हम दोनों विशेषताओं को लेंगे, क्या लेंगे? इसको भी लेंगे और हाँ, मैं वही बताना चाहूंगा, दोनों को लेंगे और दोनों को मिलाएंगे, लेकिन हमारा सिस्टम क्या बोला जाएगा? पार्लियामेंट्री सिस्टम। लेकिन विशेषता इसकी भी हम लेंगे। और समझ आ गई नहीं आई? तो हमारी सरकार का नेचर क्या है? पार्लियामेंट्री। लेकिन ब्रिटिश जैसा नहीं है, क्योंकि कुछ विशेषता हमने अमेरिका से भी लेके डाल दिया अपनी आवश्यकता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नीड। आगे बढ़े। तो जब हम पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ेंगे तो एक तो हम प्रियम्बल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एक हम अपना स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर में क्या पढ़ेंगे? यूनियन सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? यूनियन सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो आर्टिकल 1 से लेके 5 तक, चलो 4 तक हमारा यूनियन है। और यूनियन में क्या बोला गया? भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। 1 से 4 तक राज्य कैसे बनते हैं, राज्यों की सीमाएं, राज्यों का विभाजन कैसे होता है, नाम कैसे, सब बताया गया है, वो बताऊंगा मैं आपको। फिर इसके बाद आप आर्टिकल 245 से लेकर 307 तक सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन पढ़ते हैं, यानी ये भी दिस इज द पार्ट ऑफ यूनियन आल्सो। ठीक है। तीसरा क्या है? फंक्शन। जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं, यानी हमारी सरकारें कैसी हैं। तो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151, सॉरी 151, यहाँ क्या है? केंद्र की सरकार क्या है? और आर्टिकल 152 से लेकर 213 तक क्या है? सॉरी 213 नहीं, 236 तक ये स्टेट की गवर्नमेंट है। स्टेट मतलब जैसे यूपी, राजस्थान, बिहार, ये। और कुछ विशेष क्षेत्र हम लोगों ने बनाए हुए हैं जो आर्टिकल 239 से, क्यों बनाया गया बताऊंगा मैं आपको। 239 से लेकर के 244 तक है। ठीक है। फिर 245 से क्या आ गया? अच्छा, अब स्ट्रक्चर का अगला पार्ट कहाँ आता है? स्ट्रक्चर का अगला पार्ट आता है हमारा, तो ये तो सरकार हो गई, प्रशासन भी तो आएगा। तो आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक क्या आ गया? प्रशासन आ गया। अब इस लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए कुछ संस्थाओं की जरूरत होगी। तो 324 से लेकर 329 तक क्या आ गया? इलेक्शन कमीशन आ गया, भाई लोकतंत्र को चलाने वाले, चुनाव कराने वाली संस्था। ये तो हमारा स्टेट हो गया, क्या हो गया? राज्य। अब इसके बाद 330 से लेकर 395 तक नेशन आ गया, क्या आ गया? क्या आ गया? भारत में भाषा की समस्या कैसे हल करें, जातिवाद की समस्या कैसे हल करें, ठीक है, नेशन आ गया। क्लियर? तो संविधान के सारे आर्टिकल समझ में आ गए, कहाँ से कहाँ तक हैं ये आर्टिकल है हमारे। अब हम बात करें, देखिए आपने कहा क्रेडिट कार्ड वाले देने को तैयार रहते हैं, चाहे इनको पैसा वसूली हो चाहे ना हो। प्रियम्बल की बात किया हमने, तो प्रियम्बल का एक लाइन में क्या जवाब है आपका? ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, सिस्टम का ऑब्जेक्ट है। इसको रटना नहीं पड़ेगा। देखिए ध्यान दीजिए, कैसे ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। सबसे पहले क्या वर्ड यूज किया गया? द वी द पीपुल का मतलब है हमारे नागरिक। कौन? नागरिक। हम भारत के लोगों को क्या मिलता है?
जस्टिस क्या मिलता है? मतलब हम भारत के लोग जो हैं वो न्याय की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जस्टिस। न्याय क्या है? न्याय एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। जस्टिस क्या है? एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। आपके राइट्स को राइट्स को क्या करना? प्रोटेक्ट और प्रमोट करना। प्रोटेक्ट और प्रमोट समझा रहा हूं मैं इसको। अगर आपसे कोई पूछे न्याय क्या है तो क्या बोलोगे आप? न्याय एक प्रक्रिया है अधिकारों के संरक्षण और, जी हाँ, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द राइट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। इसका मतलब न्याय का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? राइट्स। और राइट्स को प्रमोट भी करना है और प्रोटेक्ट भी करना है। दोनों में क्या अंतर है समझ लीजिए। प्रोटेक्ट और प्रमोट में क्या अंतर है? प्रोटेक्ट का मतलब होता है कि प्रकृति ने आपको जन्म दिया है, आपकी कुछ स्वतंत्रताएं समानताएं है कि नहीं? तो लिबर्टी और इक्वलिटी, जो नेचुरल लिबर्टी और इक्वलिटी है, इसको प्रोटेक्ट करना और इसी को प्रमोट करना, तो अंतर है कि नहीं है? एक तो भाई हमारा जीवन है, कोई हमें मार ना दे, ये कौन प्रोटेक्ट करेगा? स्टेट करेगा ना, राज्य करेगा ना, क्योंकि राज्य हमें क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? कैसे कर रहा है, समझे इसको। जो प्रोटेक्शन होता है हमारे राइट्स का, इसको हमारे संविधान में क्या नाम दिया गया पता है? इसका नाम है, यह है आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक। इसका नाम है मौलिक अधिकार। क्या बोलते हैं? तो प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स इज द पार्ट ऑफ जस्टिस। दिस इज फॉल अंडर आर्टिकल 12 टू 35। अब एक चीज मुझे बताइए, जब प्रोटेक्शन किया जा रहा है राइट्स का, तो कुछ चीज करने से रोका जा रहा है, नहीं रोका जा रहा है? नेगेटिव नेचर का है कि नहीं है? तो फंडामेंटल राइट्स किस नेचर का है? नेगेटिव नेचर का है, क्योंकि राज्य को या राज्य द्वारा किसी को रोकने की बात की जा रही है ताकि किसी व्यक्ति के अधिकारों को खत्म ना किया जाए। क्लियर? लेकिन आप एक चीज मुझे बताइए, क्या यही न्याय है क्या? एक आदमी को स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, सारे अधिकार चाहिए नहीं चाहिए? उसको घर चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो राज्य को कुछ करना भी तो चाहिए, है? तो जब राज्य किसी व्यक्ति के राइट्स को प्रमोट करता है तो इसको बोलते हैं डीपीएसपी। क्या बोलते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक क्या है? डीपीएसपी है। कोई समस्या तो नहीं? हमारे देश में जस्टिस की एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट को लिया गया है। क्या लिया गया है? ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ द जस्टिस, यानी हमारे नागरिकों को न्याय देना सबसे पहला शब्द है हमारे संविधान का। क्लियर? यानी जो हमारा संविधान बनाया गया है उसमें प्रियम्बल का पहला लाइन कहता है, किसकी बात करता है? बात करता है, यानी हमारा पूरा का पूरा सिस्टम जस्टिस पर आधारित है। किस पर आधारित है? जस्टिस पर आधारित है। और हमारा जस्टिस एक ब्रॉडर जस्टिस है। कैसे? एक तो हम राइट्स को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट और प्रमोट करते हैं। दूसरी तरफ हमने क्या कहा? हम राइट्स के ब्रॉडर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जैसे हम लोग पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं, सिस्टम में सभी की समानता है, कोई भी चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, कोई भी चाहे प्रशासनिक अधिकारी बन जाए, नहीं कोई रोक है क्या? इसको क्या बोलते हैं? सिस्टम में भागीदारी करने की जो आपके अधिकार है उसको क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल जस्टिस। क्लियर? दूसरा शब्द यूज किया गया इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय। तीसरा बोला गया सोशल जस्टिस, यानी अर्थव्यवस्था में सभी लोग समान हैं, सामाजिक व्यवस्था में सभी लोग समान हैं और स्वतंत्र हैं, और राज्य व्यवस्था में सभी लोग समान और स्वतंत्र हैं। अभी
आज मैं सुबह एक न्यूज़ देख रहा था। उत्तर प्रदेश में इटावा की घटना है। एक ओबीसी जाति का व्यक्ति था जो श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करता था। वो किसी स्कूल में आचार्य होते हैं जो संस्कृत पढ़ते पढ़ाते हैं, आचार्य थे वो। उन्होंने क्या किया, किसी गांव में जाकर के श्रीमद् भागवत कथा होता है, बिहार में, यूपी में, राजस्थान में, हर जगह होता है। तो कथा कह रहे थे। गांव वालों को पता लग गया कि वो ओबीसी जाति के हैं, यादव जाति के हैं। गांव वालों ने क्या किया, बहुत बुरी तरह से मारा पीटा और सिर मुड़वा करके माफी मंगवाई और यूरिन का छिड़काव किया। अब मुझे आप बताइए, क्या ये सामाजिक न्याय है क्या? समाज में सभी लोग समान है ना, तो जाति आधार पर अंतर क्यों किया गया? धार्मिक आधार पर अंतर क्यों किया गया? नहीं कर सकते ना आप। नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, किसी भी आधार पर आप कोई अंतर नहीं कर सकते। इसी को तो सोशल जस्टिस कहते हैं। किसी को कोई भी व्यापार करने का अधिकार है। पहले क्या होता था वर्ण व्यवस्था में? क्षत्रिय शासन करेगा, ब्राह्मण प्रशासन और धर्म का काम करेगा, वैसे व्यापार करेगा, और शूद्र। आज सब खत्म हो गया, नहीं हो गया? जिसको आप उस समय शूद्र कहते थे, आज वो शासन और प्रशासन में जा सकता है, वो व्यापार कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। भाई यही तो संविधान है ना। तो हमारे देश में न्याय की एक, जस्टिस की एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट लिया गया है। एक तो तीनों क्षेत्रों में न्याय मिलेगा, और एक हमारे न्याय में प्रोटेक्शन और प्रमोशन शामिल है। तो प्रस्तावना का पहला शब्द क्या है? जस्टिस। क्या है? दूसरा शब्द है डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा। न्याय आपको थप्पड़ मार के नहीं दिया जाएगा, न्याय आपको आपके सम्मान के साथ दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? मतलब आपको कोई जलील नहीं कर सकता, गाली गलौज आपके साथ। आप देश के नागरिक हैं, और नागरिक होने के नाते आपके सम्मान पाना आपका राइट है। डिग्निटी और फ्रेटर्निटी, भाईचारा बना रहेगा। भाईचारे को कोई तोड़ नहीं सकता, सम्मान को कोई तोड़। अगर बताइए मुझे, जो कल की घटना घटी है, इसमें जातीय संघर्ष होगा कि नहीं होगा? मैं वही बात तो कह रहा हूं। अगर इस तरह की घटना समाज में होने लग जाएगी तो जातीय संघर्ष हो जाएगा। अब सरकार उसको कितना सही तरीके से टैकल करती है, जिस व्यक्ति के अधिकार टूटे हैं उसको कैसे प्रोटेक्ट करती है, सब डिपेंड करेगा। जस्टिस सरकार न्याय कैसे देगी। आगे बढ़े। अब आप ध्यान दीजिए। तो हमारी प्रस्तावना का पहला शब्द है भारत के नागरिक। कौन है? और भारत की नागरिकता की बात कहां से की गई है? आर्टिकल 6 से लेकर आर्टिकल 11 तक पूरा संविधान कवर हो गया। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक यूनियन, आर्टिकल 6 से लेकर 11 तक नागरिकता, 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट, 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी, और 52 से लेकर 151 तक सेंट्रल गवर्नमेंट, और 152 से लेकर, ठीक है, 238 तक स्टेट गवर्नमेंट, 239 से लेकर 244 तक यूनियन, सॉरी यूनियन टेरिटरी, और फिर इसके बाद फिर 245 से 307 तक। सारे हो गए ना? इसका मतलब है, बहुत क्लियर है कि हम स्ट्रक्चर, फंक्शन और ऑब्जेक्ट को लेकर के ही पूरी संविधान की स्टडी करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, प्रस्तावना का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट तो भारत के नागरिक हैं, और नागरिकों को क्या मिला हुआ है? जस्टिस। और जस्टिस की शर्त क्या है? फ्रेटर्निटी और डिग्निटी, भाईचारा और सम्मान। और जस्टिस के दो पार्ट हैं, प्रोटेक्शन और प्रमोशन। और जस्टिस हर क्षेत्र में मिला हुआ है, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक। प्रस्तावना का दूसरा पार्ट है कि जस्टिस देगा कौन? हमारा स्टेट देगा, हमारा राष्ट्र और राज्य देगा, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम देगा। कौन देगा? पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटिकल सिस्टम के दो पार्ट हैं, नेशन और स्टेट। हमारे संविधान में लिखा गया है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। क्या लिखा गया है प्रस्तावना में? तो यूनिटी का मतलब होता है नेशन, एकता।
एकता भावनात्मक होती है या भौतिक होती है, फिजिकल होती है? भावनात्मक होती है। एकता क्या होती है? इमोशनल होती है। इट मीन्स इंडिया इज ए नेशन। और स्टेट इंटीग्रिटी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का कोई पार्ट अलग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। कोई जनसंख्या अलग हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। कैसे हो जाएगी? तो बढ़ जाएगा ना, वैसे बढ़ जाएगा फिर तो। हमारा संविधान इंटीग्रिटी की बात करता है। किसकी बात करता है? ठीक है। तो भारत एक नेशन और एक स्टेट है बिकॉज हम लोग किसकी बात करते हैं? यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात करते हैं। तो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? एक नेशन और स्टेट है। ये प्रेमल ही बता रहा है। फिर इसका नेचर क्या होगा? देखिए, हमारा जो राज्य व्यवस्था बनेगा उसमें कुछ शब्द होंगे। जैसे सबसे पहले शब्द आएगा सॉवरेंटी। क्या आएगा? भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्या है? सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब हो गया देश की चाहे अंदर की नीति हो चाहे बाहर की नीति हो, दोनों को मिलके बनता है राजनीति। इंटरनल प्लस एक्सटर्नल पॉलिसी इक्वल टू राजनीति। बोलते हैं राजनीति। तो राज्य को चलाने वाली नीति क्या है? राजनीति है। ठीक है, पॉलिटिक्स। तो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? सॉवरेन है। देश के अंदर अंतिम सत्ता किसके पास है? जनता के पास है। और किसी विदेश का हमारे देश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा नीतियों के बनाने पर। कोई समस्या तो नहीं? हम लोग क्या है? सॉवरेन है। फिर अगला वर्ड यूज किया गया डेमोक्रेटिक। यूज किया गया डेमोक्रेसी। का मतलब समझाई दिया मैंने आपको कि जो अंतिम सत्ता है, सुप्रीम अथॉरिटी होगी, किसके पास होगी? आपके पास होगी। ठीक है। फिर एक वर्ड यूज किया गया रिपब्लिक। क्या वर्ड यूज किया गया? रिपब्लिक का अर्थ ये होता है कि हमारे जो नेशन और स्टेट है, इसको चलाने वाली जो गवर्नमेंट है, सरकार है, ठीक है, इन तीनों का हेड कौन होगा? इनका हेड होगा एक प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति होगा, जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाएगा। ठीक है। दुनिया में दो तरह के सिस्टम है। राज्यों के जो प्रमुख होते हैं या तो वंशानुगत होते हैं, जेनेटिक्स से आते हैं। जैसे इंग्लैंड में महाराजा महारानी, ठीक है ना। नीदरलैंड में महाराजा महारानी। कई सारे राज्यों में जैसे ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया का आज भी नेशन हेड कौन है? राजा महारानी। ठीक है। लेकिन हमारे देश में महाराजा महारानी नहीं होंगे, बल्कि जनता के बीच का ही कोई आदमी हमारे नेशन और स्टेट का हेड होगा। और ये कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की भूमिका क्या है? वो सरकार का भी प्रमुख है। वो नेशन का, देश का पहला नागरिक कौन है? देश का पहला नागरिक प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। और अखंडता की शपथ कौन लेता है? इंटीग्रिटी की शपथ कौन लेता है? युद्ध किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति के नाम से होता है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि किसके नाम से होती है? राष्ट्रपति के नाम से होती है। तो हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो जनता के द्वारा चुना जाएगा। और वो क्या होगा? तीनों का हेड होगा। हम लोग क्या हैं? रिपब्लिक हैं। फिर दो शब्द और जोड़े गए, सोशलिस्टिक और सेकुलर। दो शब्द कौन से जोड़े गए? सोशलिस्टिक और सेकुलर। सेकुलर सबसे पहले मैं बता दूं, धर्म की बात फिर आ गई यहां पर। देखो, रिलीजन। रिलीजन क्या है? रिलीजन जो हम लोग धारण करते हैं। भारत में बहुत सारे धर्म हैं क्योंकि अलग अलग संस्कृतियां हैं। मुस्लिम आए तो मुस्लिम संस्कृति आ गई, हिंदू आए तो हिंदू संस्कृति आ गई, उससे पहले की संस्कृतियां आदिवासी संस्कृति, उसके बाद फिर आ गए क्रिश्चियन, आ गए क्रिश्चियन संस्कृति। आगे बढ़े, ध्यान दीजिए। रिलीजन का एक ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? और हर रिलीजन का ऑब्जेक्ट क्या है? ह्यूमैनिटी। बताया था ना मैंने आपको। और उस ऑब्जेक्ट को पाने के लिए रिलीजन का अपना एक रिचुअल्स होते हैं। क्या होते हैं?
जो ग्रुप ऑफ रिचुअल्स होता है इसको क्या बोलते हैं? सेक्ट। क्या बोलते हैं? संप्रदाय। क्या बोलते हैं? संप्रदाय। जैसे हिंदू धर्म की हम बात कर लें अगर, तो हिंदू धर्म में कई सारे संप्रदाय हैं कि नहीं है? कोई शाक्त संप्रदाय, शाक्त का मतलब होता है जो देवी दुर्गा की पूजा करता है। कोई शैव संप्रदाय जो शिव की पूजा करता है। कोई वैष्णव संप्रदाय जो विष्णु की। हिंदू धर्म में तीन ही तो संप्रदाय हैं, वैष्णव, शैव और शाक्त। नहीं मालूम ना? हिस्ट्री पढ़ोगे तो बता दूंगा मैं आपको। या तो कुछ लोग विष्णु की पूजा करते हैं, उनके चाहे जितने भी अवतार हो, भगवान राम, 12 जो भी कुछ है। या तो लोग शिव की पूजा करते हैं, चाहे उनके जितने भी अवतार हो। या तो कोई देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। तीन ही संप्रदाय हैं, उसी से 33 करोड़ देवी देवता बन गए। देवी माँ की जो पूजा करते हैं, कोई सरस्वती की पूजा करता है, कोई लक्ष्मी की पूजा करता है। करते नहीं करते हैं? और बहुत सारे, आप राजस्थान चले जाओ, उत्तर प्रदेश, बिहार चले जाओ, तो कोई जलिया समय महारानी की पूजा करता है। कोई झाड़ियों में कोई देवी जी निकल जाएगी, वहाँ पूजा करता है। फिर मैं आपकी आस्था को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, फिर मैं बता रहा हूँ कि भाई क्या क्या आस्थाएं हैं, वो सही है गलत है, ये बात की बात है। ठीक है? तो भारत जो है, भारत का जो सिस्टम है वो किससे चलेगा? वो किसी सेक्ट से नहीं चलेगा, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। किससे चलेगा? संविधान से चलेगा। किसी हनुमान जी की पूजा करके नहीं चलेगा। सभी सेक्ट का ये सम्मान करेगा, सभी सेक्ट का सम्मान करेगा। लेकिन अगर कोई सेक्ट किसके खिलाफ जाता है? ह्यूमैनिटी के खिलाफ जाएगा, तो उस सेक्ट को क्या करेगा? रोकेगा। और लगता है राज्य को कोई सेक्ट जिसको प्रमोट करना ह्यूमैनिटी के लिए जरूरी है, तो प्रमोट भी करेगा। तो क्लियर? तो सामान्य परिस्थितियों में हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो किसी सेक्ट में इंटरफेयर नहीं करेगा, सभी को बराबर मानेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। लेकिन विशेष परिस्थितियों में क्या करेगा? वो इंटरफेयर करेगा। कोई समस्या तो नहीं? तो भारत क्या है? एक सेकुलर कंट्री है। क्या है? सेकुलर है। सेकुलर समझ में आ गई बात? धर्मनिरपेक्ष नहीं है, बल्कि पंथ निरपेक्ष। दोनों में अंतर समझ में आ गया? धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट को भी हम नहीं मानते। हाँ, हम किसी धर्म को नहीं मानते, लेकिन धर्म का ऑब्जेक्ट क्या है? ह्यूमैनिटी। और हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का ऑब्जेक्ट क्या है? ह्यूमैनिटी। धर्म का ऑब्जेक्ट क्या है? जस्टिस। तो पॉलिटिकल सिस्टम का ऑब्जेक्ट क्या है? जस्टिस। तो उस चीज को हम छोड़ नहीं सकते। बेटा यहां तक समझ में आया आपको? अच्छा लगा नहीं लगा? लग रहा है आसान है पढ़ना? बहुत मजा आया? अब ये चीज हमने आज, क्लास आपकी बहुत हैवी थी क्लास, क्योंकि मेरी आदत है मैं हैवी क्लास देता हूँ। क्योंकि आप यहाँ कोई ए फॉर एप्पल पढ़ने नहीं आए हो, यहाँ पर क्रक्स जानने आए हो। ठीक है? आपकी क्लास में डॉक्टर्स, इंजीनियर सारे बैठते हैं, और सबको एक जैसा पढ़ाया जाता है। ठीक है? कल मेरे पास किसी बच्चे ने लिखा कि सर लक्ष्मीकांत समझ नहीं आता। हमने लक्ष्मीकांत आपको जिंदगी में समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसने समझने के लिए लिखा ही नहीं है। लक्ष्मीकांत ने जो किताब लिखी है वो आपको समझने के लिए लिखी नहीं है। उसको ले लो, पढ़ लो, कंफ्यूज हो जाओगे, इसके बाद कभी पॉलिटी आपको समझ नहीं आएगी। पॉलिटी आसान है कि नहीं है? 2 मिनट में क्विक समरी कर दूं, फिर क्लास खत्म करूं। एक शब्द रह गया है, सोशलिस्ट, जो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक? मैंने आपको बताया कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसमें पॉलिटिकल क्या है और सिस्टम क्या है। पॉलिटिकल का अर्थ हो गया नेशन और स्टेट। नेशन क्या होता है, स्टेट क्या होता है, बता दिया। हाँ, स्टेट का एक वर्ड था गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए आपने बताया अथॉरिटी और लॉ। सुप्रीम अथॉरिटी क्या है? सॉवरेंटी। और सुप्रीम लॉ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। उसी तरह जब हम सिस्टम की बात करते हैं, तो सिस्टम में हमने 3 चीजें पढ़ी, ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर और, जब ऑब्जेक्ट की बात किया तो यहाँ प्रेम्बल की बात आ गई। जब हमने स्ट्रक्चर की बात किया तो यूनियन सिस्टम, जो हम जानेंगे क्या है। और जब हमने फंक्शन की बात किया तो यहाँ गवर्नमेंट की बात आ गई, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है
कि हम लोग नेशन और स्टेट हैं, हमारा स्ट्रक्चर यूनियन है और हमारा फंक्शन पार्लियामेंट्री है। 3 शब्द कभी भूलना मत। हम नेशन और स्टेट हैं, हमारा स्ट्रक्चर प्रेम्बल है, उस प्रेम्बल को पाने के लिए स्ट्रक्चर जो है वो यूनियन है और फंक्शन जो है वो पार्लियामेंट्री है। क्लियर? कोई समस्या तो नहीं? अब अगली क्लास से आप लिखना शुरू करो, ठीक है? क्योंकि ये सारी चीजें आप मिस कर जाओगे और किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा ये चीज। अब आपने देखा कि हिस्ट्री से पॉलिटी कैसे जुड़ी हुई है। बिना कल्चर समझे हुए आप नेशन नहीं समझ सकते।